उनके गाने में नहीं हो पाती है। वहाँ पे शायद आपको रोकना पड़ता है, शब्दों के प्रयोग भी फाल से नहीं समझेगा भाई कोई, अरे यार समझाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और वो मैं करता रहता हूँ। ऐसे ही एक कविता मेरी बीज है, जो इससे पहले कि मैं थोड़ा फिल्मी गीतों पर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह की भी कुछ चीज़ें आपको सुनाऊँ। बीज एक कविता है जो मैं देखता हूँ कहाँ है वो, प्यारी थी मेरी, हाँ है मेरे पास। ये जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल पोइट्री पसंद करते हैं उनके लिए मैं ये सुनाता हूँ। ये इस बारे में है कि हम जो हैं, जीवन जो है जो जी रहे हैं, एक बीज है जिसमें सब कुछ लिखा है, और हम वो जीवन ही जी रहे हैं। अब देखिए, जो हिंदी की कविता पसंद करते हैं कि बीज में सब कुछ लिखा है, बीज में सब कुछ लिखा है। एक पुड़िया में मेरा अस्तित्व सारा है समाया, मेरे कंकर में छुपी है पर्वतों सी मेरी काया। बीज में सब कुछ लिखा है, बीज में सब कुछ लिखा है। एक पुड़िया में मेरा अस्तित्व सारा है समाया, मेरे कंकर में छुपी है पर्वतों सी मेरी काया। बीज में सब कुछ लिखा है। It's all programmed in a seed, the seed which is there, and all of us are living this life which is all programmed. This is the thought. You can agree or disagree, but this is the thought. एक पुड़िया में मेरा अस्तित्व सारा है समाया, मेरे कंकर में छुपी है पर्वतों सी मेरी काया। बीज में सब कुछ लिखा है। क्या समूचा वृक्ष कोई योजना है? क्या समूचा वृक्ष कोई योजना है? क्या धड़कते अंकुरों की राह तय है? स्वप्न पर भी है नहीं अधिकार मेरा, ना पराजय है मेरी ना ही विजय है। बीज में सब कुछ लिखा है। प्रेम की बारीक रेखा में बसा उन्माद भी तय। प्रेम में जो उन्माद छुपा हुआ है, प्यार में जो जुनून है, वो भी लिखा हुआ है। आपको लगता है कि ऑल द idiosyncrasies you have, you feel that you own those idiosyncrasies, those are also programmed. आपको लगता है मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं अलग हूं, अलग नहीं है, वो प्रोग्राम था। प्रेम की बारीक रेखा में बसा उन्माद भी तय, हर्ष की बूंदों में सोया एक तृण अवसाद भी तय। खिलखिलाऊं तो लगे यह कर्ज था मुझको चुकाना, गुनगुनाऊं तो लगे यह धर्म था मुझको निभाना। बीज में सब कुछ लिखा है। जब कभी आरंभ और गंतव्य सट कर बैठते हैं, आरंभ शुरुआत, गंतव्य डेस्टिनेशन, द बिगिनिंग एंड द डेस्टिनेशन, व्हेन दे कम एंड सिट क्लोज टू ईच अदर। जब कभी आरंभ और गंतव्य सट कर बैठते हैं, बीज कोई जन्म लेता है नयनमल, और वहां से छूट कर जब प्राण अंकुर फूटते हैं, चेतना विस्तार लेती है उसी पल। बीज में सब कुछ लिखा है। जब से ये सोचा है मैं भयभीत सा हूं, एक गिरवी शब्द सा हूं, गीत सा हूं, लेखनी चलती मगर लगती पराई, बांसुरी ने है गणित से मात खाई। बीज में सब कुछ लिखा है। जिंदगी अभिव्यक्ति भर है, बस मुझे इसका ही डर है। एक गीत जिस पर चर्चा करना चाहिए, जब मैंने तारे ज़मीं पर एक फिल्म के लिए गीत लिखा, मैं कभी बतलाता नहीं, और उसके बाद मुझे काफ़ी पिताओं के पत्र आए, और मैं आपको पहली बार सुनाऊंगा कि उसके बाद मैंने कुछ बीच में लिखा है। क्योंकि अगर आपको याद हो उसमें था कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी
बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ। अब ये जब लिखने का बात आई थी, ये फिल्म चल रही थी, बच्चे को हॉस्टल छोड़ रहे, ये सीन था, तो काफ़ी वक्त तक मैं लिख नहीं पा रहा था, बिकॉज मुझे लगा कि क्या लिखूंगा, जुदा मत मुझे छोड़ के न जा, जुदा मत हो जाऊंगा तुझसे, ये सब अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, मुझे मेरे लिखने का जो तरीका है उसमें ये है कि जब तक मुझे वो अनुभूत सत्य न लगे, मुझे ऐसा न लगे कि जीवन से मेरे कहीं से निकला हुआ है, तो मुझे अपना नहीं लगता, मुझे लगता है किसी और ने कह दिया था पहले। वैसे तो कुछ हम लोग नया नहीं कहते हैं, सब कुछ कहा जा चुका है, लेकिन नया अनुभव करते हैं। जो फिराक साहब कहते हैं कि 1000 बार ज़माना यहाँ से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुज़र, फिर भी वो नई नई सी रह गुज़र इसलिए है क्योंकि वो आपका अनुभूत सत्य है। और मुझे लगा कि मुझे कैसे इस चीज़ को मैं एक्सप्रेस करूं कि एक माँ के प्रति प्रेम। तो मुझे याद आया कि मैं जब बच्चा था तो मेरी माँ ने एक बार मुझे, वो टीचर थी, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में चली गई, तो मुझे लगा कि उस वक्त शायद मेरे जितने भय थे, मेरे डर थे, all my fears got accentuated at that time. All of my fears became very big. And then I wrote the first line, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ. Let me accept this. And that's how I went on. But when I wrote कि जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नज़र ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ, उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ। तो बच्चा जो होता है, झूला वो झुला रहे हैं बाप जोर से, और वो बच्चा जो है डर रहा है लेकिन कह नहीं रहा है, तो पिता के सामने एक फ्रंट रखता है वो। उस फ्रंट के ऊपर बात मैंने की थी, पर कुछ पिताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे लिखा, उन्होंने कहा आपने पिता के साथ अन्याय किया है, और पिता जो हैं वो भी बड़े प्यार करने वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, और वो इस तरह से डराते नहीं बच्चे को। और तो मुझे लगा कि शायद, और उस वक्त मैंने ये कुछ लिखा है जो मैं आपको आज ये सुनाना चाहता हूँ। माँ की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। माँ की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। पिता के विरुद्ध कभी मैंने कुछ नहीं कहा, पर माँ की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है शायद। पर माँ की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है शायद। क्या पिता का दोष पिता होना है? क्या पिता का दोष पिता होना है, या समर्थ होना, या पुरुष होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं सजग। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं। पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं कई बार, झुंझलाकर चीखा हूं मां पर, पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया है। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उससे इसी तरह प्रेम करता, या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा होता? तो ये एक चीज थी।
जो मैंने लिखी इसके दौरान, और ये मुझे लगता है शायद वो पिता जिन्होंने मुझे पसंद नहीं किया है और शायद उनको लगे कि मैं जस्टिस कर पाया हूँ। जी, इससे और नाराज़ हो सकते हैं वैसे। अब मैं तो सत्य बयान करूँगा, अब नाराज़ होते हैं, अब क्या करा जाए। एक और चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो इसी फिल्म की जर्नी के दौरान मैंने इसी वक्त भाग मिल्खा भाग के दौरान लिखी। इस फिल्म को लिखने में, स्क्रिप्ट को लिखने में मुझे करीब 2 वर्ष से ज़्यादा का वक्त लगा, क्योंकि ये फिल्म 50% यथार्थ है और 50% कल्पना है। यथार्थ से उपजी हुई कल्पना है। अगर उनके अफेयर्स नहीं हुए थे तो मुझे वो अफेयर्स दिखाने थे, उनका प्रेम दिखाना था, उनके जीवन में जो चीज़ें, कुछ चीज़ों को डिलीट करना था, कुछ चीज़ों को मुखरित करना था। उनके उनकी उनकी एक कैरेक्टर जिनको मुझे लगता है कि मैंने छोड़ दिया फिल्म में, लिखना चाहिए था। उनके एक भाई थे मक्खन सिंह, जो बहुत जिन्होंने उन्हें पाला। मैंने उनके बारे में लिखा था फिल्म में, स्क्रिप्ट में, लेकिन बाद में मैंने निकाल दिया उसे। मुझे लगा कि उससे उनका कैरेक्टर वीक हो रहा था, क्योंकि काफ़ी श्रेय उनके भाई को चला जाता था जो उनको जा रहा था, तो वो फिर मैंने निकाल दिया। हालांकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन में शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उनके भाई थे और उन्होंने उनको पाला था, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म थी। ये फिल्म का हिट होना ज़रूरी था, लोगों को इंस्पायर करना ज़रूरी था। और मैं इसके लिए मिल्खा सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं इस तरह के लाइसेंसेस ले सकूँ, कल्पना का सहारा ले सकूँ। बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत सीन लिखे। मुझे याद है एक सीन में लिख रहा था, मैंने जो सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि जब मिल्खा सिंह जो है कोट पहन के पहली बार बहन से मिलने आते हैं और बुंदे जो है, तो एक सीन मैंने ऐसे सोचा, मुझे लगा कि मैं भाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बहन को। फिर अगेन पर्सनल बाइसेस आ जाते हैं। देखिए, कोई और राइटर होता तो किसी और चीज़ पर लिखता। मुझे बहन का चरित्र बहुत अच्छा लगा, शायद मेरी बहन है इस वजह से। और उस दौरान मैं ये गीत भी लिख रहा था, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा था, गीत भी लिख रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं कोई चीज़ मैं गाने के माध्यम से कहूँगा, कुछ मैं डायलॉग से माध्यम से कहूँगा। तो ये मैं एक्चुअली गीत चाहता था, लेकिन फिर वो जब ये सीन मैंने लिखा उसके बाद ये फिर गाना मैंने निकाल दिया। लेकिन ये आप लोगों को सुनाता हूँ कि मैंने ये किस तरह का एक थॉट, एक कविता थी उस वक्त, बहन के ऊपर थी कि बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है। उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, तभी चुपके से दरवाजा खुला छोड़ देती है। उसे पता होता है तुम झूठ बोल रहे हो, बस उसे मुस्कुराकर ढक लेती है। वो तुमसे लड़ती है पर लड़ती नहीं, वो अक्सर हार कर भी जीतती रही है तुमसे, जिससे कभी चोट नहीं लगती, ऐसी एक छड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है। पर राखी के दिन जब एक पतला सा धागा बांधती है कलाई पर, तब मैं कोशिश करता हूं बड़ा होने की। धागों के इसरार पर ही सही कुछ पल के लिए मैं बड़ा होता हूं, एक मीठा सा रिश्ता निभाने के लिए खड़ा होता हूं। नहीं तो अक्सर बहन ही तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। कुछ गीत जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेन रीज़न फॉर मी टू राइट दिस बुक वॉज टू शेयर द पोएट्री which some of the songs have been hits, but some of the songs have not yet seen the light. ये अभी नहीं आई है, अभी मिल्खा के दौरान लिखी मैंने, तो अभी आई जी। पर एक बार आप ये भी बताइएगा कि किताब के शुरू में आपने बताया है कि आप रोम में थे, आप एक चिड़िया बोल रही थी, एक बड़ा खूबसूरत सा एक what pushed you to write the book before you get into it? Exactly. You know, नैरेटिव की बात थी इसमें, कि इस किताब के प्रीफेस में मैंने लिखा है कि मैं सीसी में था एक जगह, रोम, इटली में, और वहाँ पर एक चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, टिटिटी 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 टिटिटी। मैंने कहा ये चिड़िया की आवाज़ तो हम उत्तराखंड में भी सुनते थे, वही चिड़िया आई, लेकिन मुझे तो मेरी नानी ने कहानी बताई थी आवाज़ के बारे में। तो कहानी ये थी कि एक वहाँ पे त्यौहार होता है भिटौली का, भैया दूज जैसा त्यौहार होता है।
भाई अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, भाई भूखा प्यासा आता है और बहन के लिए वो लेकर के आता है चीज़ें, और बहन उसका इंतज़ार करती है। तो एक बहन थी, वो इंतज़ार कर रही थी। मुझे ये कहानी बताई गई थी मेरी नानी ने कि वो इंतज़ार कर रही है और भाई निकल चुका है वहाँ से, और वो इंतज़ार करते करते उसकी पलकें, उसको नींद आ जाती है और भाई आता है। भाई जब पहुँचता है, बेचारा बहुत थक चुका है, बहुत दूर दूर गांव होते थे तब, तो जब आता है तो देखता है कि बहन सो रही है। अब वो इतनी खूबसूरत लग रही सोती हुई, तो उसको जगाना नहीं चाहता, उसके सर पे हाथ फेरता है प्यार से, और जो लाया था वो रख के चला जाता है। बहन उठती है तो पूछती है मेरा भाई तो नहीं आया था? कहते हाँ आया था, चला गया। तो उसको लगता है वो तो भूखा प्यासा होगा सुबह से, वो चला गया ऐसे ही। और वो उसको इतना अफसोस होता है, शी फील सो सैड दैट शी क्राइज एंड क्राइज सो मच दैट शी फाइनली डाइज एंड बिकम्स अ बर्ड, एक चिड़िया बन जाती है। और जो कहती है बहबुक को मैं सेती, बहबुक को भाई भूखा था मैं सोती रही, मैं भाग। अब मैं ये कहा, ये कहानी इटली की चिड़िया के ऊपर तो शायद नहीं होगी, वो भी वही कह रही है। तो ये देखिए, जब कल्चर जो होता है वो आपको उसके चारों ओर कहानियां बना देता है, और इसी को लोक संस्कृति इसी को कहते हैं। और लोक संस्कृति इसीलिए खूबसूरत होती है, वो सहेजते हैं लोग चीज़ों को और उसके चारों ओर एक ताना बाना बुन देते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। वही कहानियां हैं, उन्हीं से हम जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से, कहीं ना कहीं। इसीलिए हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं कि वो एक जो भाव सृष्टि होती है वो हम सब के लिए होती है और हम सब उसका हिस्सा होते हैं। तो इस किताब की मैंने शुरुआत उसी कहानी से की, और मुझे लगा कि एवरी स्टोरी, एवरी सॉन्ग हैज़ अ स्टोरी, एंड दैट्स द रीजन इन दिस बुक एवरी सॉन्ग हैज़ अ राइट अप, जिसमें मैंने ये लिखा है कि ये कैसे बना गाना। अगर रहना तू मैंने लिखा था, तो वो कैसे रहमान और मैं बैठते थे और कैसे काम करते थे उनके स्टूडियो में, वो सब एक्सपीरियंस, और मैंने उनको कैसे कहानियाँ बताई कि ये इस तरह की एक कहानी है, इसको हम किस तरह से गाने में ला सकते हैं। तो इसमें इस तरह के कुछ गीत हैं। एक गीत जो मैं चाहता था कि बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें वो गीत रखे मैंने जिसमें कविता जिंदा है। खुल के मुस्कुरा ले तू करके गीत है, फिर मिलेंगे फिल्म आई थी कुछ साल पहले। आप देखें इसमें, इसको आप कविता कहें या गीत कहें या आपके ऊपर है, पर ये फिल्म का गाना है। खुल के मुस्कुरा ले तू, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ ही में तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा। बांसुरी की खिड़कियों पे सूर्य क्यों ठिठकते हैं, बांसुरी की खिड़कियों पे सूर्य क्यों ठिठकते हैं। आंख के समंदर क्यों बेवजह छलकते हैं। तितलियां ये कहती हैं अब बसंत आने दे, जंगलों के मौसम को बस्तियों में छाने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे। इस तरह से अगर आप देखें, एक गाना है रूबरू, मैंने लिखा था बहुत पहले रंग दे बसंती के लिए। तो अगर इसके भी अगर आप लिरिक्स देखें तो आपको इसमें भी कविता का
आभास होगा कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, अभी अभी हुआ यकीन, अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया, सितार में बदल गया, रूबरू रोशनी है। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा आंधियों से झगड़ रही है लौ मेरी, अब मशालों सी बढ़ रही है लौ मेरी। नामो निशान रहे ना रहे ये कारवां, रहे ना रहे उजाले में पी गया, रोशन हुआ जी गया, क्यों सहते रहे रूबरू रोशनी है। अब इसमें अभी जब ये गाना मैं आपके सामने कर रहा था, एक आपको सीक्रेट बताता हूँ। अब ये क्यों सहते रहे जो है, जो कविता के लोग हैं वो कहेंगे यार क्यों सहते रहे, कहाँ से आया। सच ये है कि ये आया भी बड़ी अजीब तरीके से, ये गलती है। सॉरी एवरीवन हु वाज इन द फिल्म, मैं आज ये बता देता हूँ यहाँ पे। इसके 2 वर्जन किए गए इस गाने के, और 2 बार मैंने ये गाना लिखा। जो हमारे इंजीनियर थे उन्होंने वो दूसरे वर्जन का क्यों सहते रहे यहां डाल दिया गलती से। और ये ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, जब ये गाना निकल रहा था उस वक्त, उससे पहले जब अप्रूवल के लिए मेरे पास आया था तो मैंने कहा क्यों सहते रहे, तो उस वाले वर्जन का यहां आ गया क्यों सहते रहे, क्योंकि वो आप देखिए कि उसमें काफिया नहीं है, लेकिन वो कुछ अटपटापन। देखिए सृजन की जो प्रक्रिया है इसमें कई बार जो है डिवाइन इंटरवेंशन को मान लेना चाहिए। यार कोई ऊपर वाला ये सहते रहे डाल रहा है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि अखर तो नहीं रहा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, और ये कॉन्शियसली मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए नहीं लिखा गया था, ये दूसरा वर्जन होता है। हम लोग कई बार लिरिक्स को 2-3 बार लिखते हैं और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। सो इस गाने को रहमान जी ने 2 बार रिकॉर्ड किया था और दोनों बार उसको नरेश ने गाया था, और ये सेकंड वर्जन का इसमें हमारे जो इंजीनियर साहब थे उनकी गलती से इधर आ गया, और इस वजह से ये गाने का हिस्सा बन गया, और आज आप लोगों को पता है। मस्ती की पाठशाला गाना है, अच्छा गाना है। इसके बारे में एक बार मैं एक कॉलेज फंक्शन में था तो एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि आपको पढ़ने लिखने के बारे में क्या कहते हैं, आपने तो फिर ये फिजिक्स पढ़ते थे, आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर आपने मैनेजमेंट किया, ये सब अब आप लिखते हैं, अब उसकी क्या ज़रूरत है, अब क्यों पढ़ा आपने, बेकार नहीं चला गया। तो इस गाने का मैं एग्जाम्पल तब उसको दिया था। मैंने कहा इसमें एक वो है अंतरा है कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है। देखिए इसमें भी कविता है एक तरह की कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। अब ये मैंने H2SO4 लिखा, लेकिन मैं आपसे ये उससे कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि कोई भी बॉलीवुड का लिरिसिस्ट अगर इसको लिखता तो वो तेजाब लिखता, लेकिन मैं फिजिक्स का और साइंस का स्टूडेंट था इसलिए मैंने H2SO4 लिखा।
तो कहीं आपका पढ़ा हुआ लिखा हुआ कहीं बर्बाद नहीं जाने वाला है, वो किसी ना किसी रूप में परिलक्षित होता है, किसी ना किसी रूप में दिखता है, झलकता है. Nothing goes waste. It gets reflected and used in a certain way. I think what makes you unique is what you are. All of us are unparalleled. All of us are absolutely unique. And we are unique because of the experiences we have. We are unique because of the experiences and influences we have. I am sum total of the people who influenced me. I'm not myself. I'm my mother, I'm my sister, I'm my wife, I'm my child, I'm my grandmother, I'm everybody. So it's all the sum total of the people who influence you in life is you. आप कभी ये नहीं कह सकते मैं खुद हूं, आप खुद कुछ नहीं. और आप कुछ पूछना चाहें बताइए. अरे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें खुद के लिए करनी चाहिए और हर चीज़ का कमर्शियल यूज़ नहीं होना चाहिए. बाउल भी गाता हूँ. हाँ देखिए, पॉलिटिकल चर्चा ना करें तो अच्छा है. नहीं आम आदमी तो बहुत ज़रूरी है और जो भी कुछ होना चाहिए वो सब हो रहा है. इनफैक्ट इफ़ when Anna Hazare ji was starting the movement, I had written 2 poems that time. इतना क्यों सोते हैं हम और लो मशालों को जगा डाला किसी ने, बोले थे. देखता हूँ मैं मशाल अगर मिल जाए मुझे कहीं पर. तो मशाल एक्चुअली यूज़ हुआ, उसके बाद सत्याग्रह में इन्होंने यूज़ किया उसको. प्रकाश झारी ने उनके उसमें था. हाँ, उसमें अगर आप देखें तो उसमें था वो. आई वॉन्ट टू सी इफ आई हैव इट हियर. को लगा नहीं था कि आप वो सब सुनना चाहेंगे, बट कहीं होगा शायद. ये मैंने लिखा था कि लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने. लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने. है शहर ये कोयलों का ये मगर ना भूल जाना. है शहर ये कोयलों का ये मगर ना भूल जाना. लाल लाल शोले भी इसी बस्ती में रहते हैं युगों के. है शहर ये कोयलों का ये मगर ना भूल जाना. लाल शोले भी इसी बस्ती में रहते हैं युगों से. रास्तों में धूल है कीचड़ है पर ये याद रखना, ये जमीन धुलती रही संकल्प वाले आंसुओं से. मेरे आंगन को है धो डाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने. भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने. आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है. आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है. टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है. रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे. रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे. जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे. तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने. भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने. इस बार नहीं. प्लीज. Sir, I come from your alma mater. Here, sir. Okay, please. So, sir, you haven't spoken about Havan Karenge Song. Back in IMT, we have this Yes. thing that you wrote it for amphitheater. Yes. So, is it true? Yes. Okay, sir. You're right. ये भी एक सत्य है कि जब मैं when I was in doing my MBA, that time this was a song which started writing IMT Ghaziabad, and that's where we started and we used to sing. The lyrics were very different, but those were much more मतलब boy to boy, and so when this actually the opportunity came कि मिल्खा सिंह जो हैं वो आर्मी में हैं और वहाँ पे बड़ा अभी बोरिंग सा हो रहा है यार, कुछ करना चाहिए. मैंने कहा हाँ मुझे लगता है यहाँ पे गाना होना चाहिए. तो मैंने कहा एक यार अब लोग गाते थे उसको बढ़ाता हूँ आगे कि हवन करेंगे. और ये गाना मैं आपको अभी इसके लिरिक्स मेरे पास हैं शायद, हाँ आईपैड में है.
जस्ट टेल यू कि अभी क्या है इसके लिरिक्स, वो थे तो वो नहीं आपको बताऊंगा मैं, बट ये नहीं, वो तो ये आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी याद दिला देता हूँ। हवन करेंगे। अब अगर आप देखें तो ये हवन हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुनसान रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि मस्ती भरे गीत और आइटम नंबर नहीं बन सकते बिना जो है अश्लीलता किए हुए। मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हिट गाने, ये बहुत बड़ा हिट गाना है, हर डिस्कोथेक में बजता है, लेकिन इसमें आप देखिए कहाँ पर इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो ऑफेंसिव है कि आप मज़े और मस्ती बिना महिलाओं की बेइज्जती करे नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं मानता। अब इसमें फिर नहाता धोता सुखाता, फिर सारे ऑर्डर बचाता, आर्मी का सब दिया था कि अब देखिए भूत प्रेत सब सो रहे होंगे। अब ये सब बात भाषा भी देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अब ये सब लोग डिस्कोथेक में गाते हैं बैठ, भूत प्रेत सब सो रहे होंगे। इसमें ढंग से लिरिक्स लिखे नहीं, किसी ने मुझे भेजे थे, बट एनीवे एक और चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो है जो लोग जिनकी बेटियां हैं, बेटियों के ऊपर मुझे काफ़ी लिखा है मैंने, बाबुल भी लिखा था। मेरी बेटी मेरी जिस उंगली को पकड़कर चलती है वो विश्वास के लायक नहीं है। मेरी बेटी मेरी जिस उंगली को पकड़कर चलती है वो विश्वास के लायक नहीं है। मेरी वो उंगली कब की अपनी गरिमा खो चुकी है। जिस दिन से मैंने उस उंगली को टेढ़ा करना शुरू किया था, जिस दिन से मैंने उस उंगली को टेढ़ा करना शुरू किया था, मेरी उस उंगली पर स्निग्धता की परत जम गई थी। अब फिसल सकती है मेरी बेटी की पकड़, अब फिसल सकती है मेरी बेटी की पकड़, पर उसे नहीं मालूम, उसके लिए तो वो एक मेरी उंगली है, बाप की सक्षम स्तंभ उंगली, जिसे थाम कर उसे लगता है अंधेरे उसे नहीं डरा पाएंगे। झाड़ियों के बीच से झांकते चेहरे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर उससे बार बार फिसल जाती है मेरी उंगली। वो बार बार महसूस करती है खुद को असुरक्षित। ये तो होना ही था, या तो बिटिया ले लो या घी। मैंने घी चुना। क्या और बताया जाए, बताइए। चलिए बाबुल आके खत्म करें। हाँ, लज्जा भी सुना, लेट सजेशन लेता हूँ। ओके, हाँ, आई कैन टेक क्वेश्चंस। चलिए एक और गीत सुना देते हैं। हेलो जी सर, एक प्रश्न है विद अ ट्विस्ट। द प्रश्न ये है जी, विद अ ट्विस्ट, टेक इट दैट वे, आपके लिए घोस्ट राइटिंग कौन करता है? मेरे लिए हाँ, क्योंकि आप फुल टाइम जॉब करते हैं, यू आर इन चार्ज ऑफ एशिया, साउथ एशिया ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जी, हर फंक्शन में आप अवेलेबल होते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के हों, अवार्ड फंक्शन के अंदर, यहाँ भी आप 5 दिन हैं, तो फिल्मों में भी यहाँ पे हैं, डायरेक्टर के साथ भी है, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी हैं, तो घोस्ट राइटिंग कोई ना कोई तो आपके लिए करता ही इसका होगा। जवाब पहले मैं दूंगी। नहीं, मुझे इनसे सुनना। आई नो इट्स अ क्वेश्चन द ट्विस्ट। नहीं, अगर आप मेरे काम, नहीं, आई एम लुकिंग एट योर वर्सेटिलिटी, टेक इट इन दैट अगर स्पिरिट। नहीं, अगर आपको मेरे काम में एक बिल्कुल शुद्ध आत्मा नहीं दिखती है और आपको नहीं लगता कि इसके काम में एक पैटर्न है और ये इसका काम है, तो मैं आपका सवाल लूँगा। अदरवाइज मैं इस सवाल को बहुत, हाँ, बट मुझे लगता है कि ये सवाल आपको सोचने से पहले ही देखना चाहिए कि मेरा काम आपने पढ़ा है नहीं, और वो घोस्ट राइटिंग से हो सकता है क्या। आई नो इट वॉज अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट।
या तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे ख्याल आते हैं जहन में उनको आई वांट टू डू जस्टिस टू इट. I am lucky that I meet people who are ready to live with my timelines. I mean, बिल्खा सिंह जी हों, चाहे राकेश हों, चाहे वो प्रोडक्शन वाईकॉम हो या आमिर हों, जितने भी लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, दे रिस्पेक्ट माई टाइम. और वो 2 साल का वक्त मुझे शायद किसी और को ना दें फिल्म लिखने के लिए, मुझे दे देते हैं. मैं वीकेंड्स पे अवेलेबल होता हूँ तो यार रहमान मेरे साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि प्रसून तो सैटरडे को ही आ सकता है, ही हैज़ अ फुल टाइम जॉब. So I think till such time there are people who respect my work and they come to me for my work. They're ready to wait, and that is the reason I cannot manage it alone. मैं खुद नहीं कर पाऊँगा अगर लोग मेरा साथ नहीं दें. और वो लोग जो आप लोग हैं, अगर वो ये कहेंगे प्रसून का काम सुनना है, उसका प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, तो शायद वो कहेंगे कि यार इससे तो जो कल दे देगा उससे करा लो. वो फिर किसी से भी करा लेते. पर दे वेट फॉर मी. And that I'm lucky that I have found people who have given me that kind of time, because I feel बड़ा मुश्किल है. मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ. मैं किसी को, मेरे परिवार में शिक्षकों का परिवार है, ना मैं विज्ञापन के क्षेत्र में किसी को जानता था, ना मैं फिल्मों में किसी को जानता था. और अगर मैं अपनी कमर टूटने दूँ तो बड़ी आसानी से टूट भी सकती है. अगर मैं फाइनेंशियली अपने को टूटने दूँ तो वो भी हो जाएगा. बड़ा आसान है. बम्बई शहर बड़ी जल्दी तोड़ देता है आपको. बहुत से लोग आते हैं. सो मेरी ये जिद थी कि मैं इसमें झुकने वाला नहीं हूँ. मैं यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आऊँ और कहे बिना जाऊँगा नहीं. और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत की आपको दाद देनी चाहिए. जी बताइए. जी प्लीज़. यस. जी प्लीज़ एक क्वेश्चन कर जी, लीजिए. बस प्रश्न नहीं है, एक बात मेरे जानकारी में आई थी, मैं इसकी प्रामाणिकता के बारे में भी नहीं कह सकता हूँ. मैंने ऐसा सुना कि ऐसी योजनाएं हैं कि हिंदी भाषा को आसान बनाने के लिए उसमें कुछ मात्राओं का परिवर्तन इत्यादि करने की बात हो रही है कि दर्द को द लिख दें, द्वारा को द वारा लिख दें. मैं चाहता हूँ आप जैसे प्रभावशाली साहित्यकार यदि इस बात को जानेंगे, अगर ऐसी बात हो रही है तो इसके विरुद्ध मेरे ख्याल से काम होना चाहिए. इस प्रकार का भाषा को सरलीकरण के नाम पे ये कार्य नहीं होना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ठीक मंच पे ये बात कहना चाहता था. मुझे लगा ये उपयुक्त मंच है और आपको ये बात बतानी चाहिए. यदि ऐसी योजना है किसी भी प्रकार से सरकार की या डिपार्टमेंट्स की, तो आप जैसे प्रभावशाली लोगों को निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. डेफिनेटली आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. क्योंकि भाषा के साथ, भाषा जो है वो एक, देखिए 2 चीज़ें. भाषा अड़ जाएगी तो सड़ जाएगी. अड़ना भी नहीं चाहिए भाषा को. एक सतत प्रवाहित धारा है, बहती रहनी चाहिए. उसमें तब्दीलियां आएंगी, बदलाव आएंगे, लेकिन भाषा का एक ग्रामर है, उसकी एक संस्कृति है, उसे बचाकर तब्दीलियां लानी चाहिए. और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उच्चारण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो मात्राएं बहुत ज़रूरी हैं और वो उनको सेक्रीफाइस नहीं किया जाना चाहिए. अगर कोई दर्द नहीं बोलेगा, दर्द बोलेगा, तो शायद हमें उससे परवाह होगी, उसकी परवाह होनी चाहिए. जी. अच्छा, अब टाइम इज थ्रू, तो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट प्रसून एक कुछ आप सुना दीजिए एज अ फेयरवेल एंड गुड बाय, क्योंकि वी हैव टू क्लोज. ओके. और देन पुनीता विल से हर थैंक यू. सिग्नेचर ट्यून साइन ऑफ. ओके. Yes. Okay. I'm going. I'm thinking. This is actually I was thinking about other session में वो लोकगीत में पढ़ने वाला था, पर यहाँ पढ़ देता हूँ. ये एक बेटी अपने पिता से कह रही है, बाबुल जिया मोरा घबराए. बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए. बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो,
मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे धन दौलत ना सोहाए बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबुल जिया मोरा घबराए। धन्यवाद। I think you get up so they can see you. All. Yes, we've met many times. Okay, let me just thank you also, Namita, for being here. Thank you. Okay. Thank you so much. I think let's just give Prashunji a standing ovation. And not only were his poems so poignant and heartfelt, but when you sang them, they become haunting, When are we honestly. getting an audio book from you? I think somebody needs to give an audio book. It's wonderful. You say them beautifully. The words Yeah. are lovely, but you say them more beautifully. Right. And I think there is a book signing, right? That's what I wanted to say. I think audio book is absolutely Right outside Darbar Hall. There's a signing booth. So Prashunji is going to go for a book signing right now. Prashun? Yeah, the book.